नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। बिहार में बड़ा सियासी उठापटक हो सकती है, किसी भी वक्त वहां पर कुछ भी हो सकता है। इस तरह की तमाम तरह की खबरें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। अगर इन सब पर कोई एक शख्स विराम लगा सकता था तो वो थे खुद नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार से जब ये सवाल पूछा गया कि लालू प्रसाद यादव, माफ कीजिएगा, और जब लालू प्रसाद या जब नीतीश कुमार से ये पूछा गया कि खुला ऑफर जो है वो आपको लालू प्रसाद यादव की तरफ से दिया गया है तो क्या आप उस तरफ जाएंगे, तो नीतीश कुमार सिर्फ मुस्कुराए। चाहते तो नीतीश कुमार सीधे तौर पर जवाब दे सकते थे कि कोई मतलब ही नहीं बनता है कि हम उस तरफ जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार जाहिर सी बात है कि अभी तमाम तरह की संभावनाएं तलाश रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है, जिस तरह से पप्पू यादव ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि दही चूड़ा खाकर पलटी उधर मार सकते हैं नीतीश कुमार। बाकायदा तौर पर पप्पू यादव ने तो उसकी डेट तक तय कर दी है। पप्पू यादव ने ये कह दिया है कि खरमास में ही आपने देखा था, पिछली बार भी पलटी मारी थी दही चूड़ा खाकर, और इस बार भी नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। ये नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों के लिए ही बेहतर है। एक तस्वीर जो बहुत वायरल हो रही है, मैं चाहूंगी टीम से कि उस तस्वीर को दिखाएं, जहां पर आप ये तस्वीर देखिए, जहां पर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से बात कर रहे हैं और एक तरह से कंधे पर हाथ रख रहे हैं, और जिस तरह से, जिस सहजता से, मुस्कुराहट के साथ इन दोनों की मुलाकात हुई है, इन दोनों के बीच में जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज जो देखने के लिए मिल रही है, वो साफ तौर पर ये बता रही है कि कुछ ना कुछ तो जरूर पक रहा है। और बीजेपी इस सबसे इतनी टेंशन में आ गई है कि अब अमित शाह बिहार अगले हफ्ते 6 या 8 तारीख को बिहार के दौरे पर जाने वाले हैं। बिहार में वो विजिट करेंगे। सवाल अब ये उठ रहा है कि जब नीतीश कुमार दिल्ली आए थे तब अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, इन तीनों में से किसी से उन्होंने मुलाकात नहीं की थी। तो क्या अमित शाह अगर बिहार आ रहे हैं और आ ही रहे हैं, बिहार के दौरे पे वो जा रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार उनसे मुलाकात करेंगे? क्या दिल्ली में जब वो नहीं मिले तो क्या बिहार में इन दोनों के बीच में मुलाकात होगी? हालांकि अभी चुनाव तो दिल्ली में है, किसी भी वक्त दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन टेंशन में भारतीय जनता पार्टी बिहार को लेकर है, और यही वजह है कि अमित शाह बिहार जाने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह की तमाम संभावनाएं फिलहाल बनती हुई नजर आ रही हैं, उससे ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार जो अब तक 5 बार लगभग पलटी मार चुके हैं, वो किसी भी वक्त पलटी मारकर इंडिया गठबंधन की तरफ जा सकते हैं। अब सिर्फ कसर ये रह गई है कि उनको क्या ऑफर दिया जाता है, उसका ही बस उनको अब इंतजार है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव के बाद कांग्रेस की तरफ से भी ये कह दिया कि गोडसेवादी ताकतों को जो कोई हराएगा, जो गांधीवादी ताकतों के साथ खड़ा नजर आएगा, उन सबका स्वागत है, और नीतीश कुमार का स्वागत कांग्रेस ने भी किया है। और जो तेजस्वी यादव सीधे तौर पर ये मना कर रहे थे कि अब कोई मतलब ही नहीं बनता है, लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद जब उनसे बात की गई तो वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट होते हुए नजर आए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका जिक्र मैंने पहले किया, मैं फिर से करना चाहूंगी कि नीतीश कुमार से जब सवाल पूछा गया कि क्या आप उस तरफ जाएंगे, इससे पहले आपने देखा होगा कि बहुत दृढ़ता से एक नहीं कई बार ये कहते हुए नजर आए कि उधर हम कई बार चले गए, हमने गलती की, अब हम कभी नहीं जाएंगे। इस तरह की कोई भी बात वो प्रेस से, जो कि अक्सर बात कर लेते हैं नीतीश कुमार, ना तो उनसे बात कर रहे हैं, और जब प्रेस उनसे बात कर रहे हैं, जब पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहे हैं, तो वो सिर्फ मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, सिर्फ मुस्कुरा कर ही आगे बढ़ते हुए नजर आए। और इससे कहीं ना कहीं जो तमाम कयास लग रहे हैं, जिस तरह की तमाम हलचल बिहार में है, उस पर कहीं ना कहीं मोहर लगती हुई नजर आती है कि बिहार में किसी भी वक्त कुछ बड़ा खेल हो सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार को ये बखूबी पता है कि 2025 के में जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा, 2025 में जब चुनाव होंगे बिहार में, तो इस बार बीजेपी उन्हें किसी भी कीमत पर उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाने जा रही है, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार लगातार पोस्टर्स रिलीज कर रहे हैं, और उनके पोस्टर्स में कहा जा रहा है कि 25 से 30 सिर्फ नीतीश। उसके बाद एक और पोस्टर जारी किया जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि प्रदेश ने पहचाना है, अब देश भी पहचानेगा।
इससे आप समझिए कि कैसे वो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रदेश ने तो पहचान ही लिया है, अब देश भी उनको पहचानेगा। फिर अगला पोस्टर रिलीज किया जाता है कि आइए बेहतर दिल्ली के लिए साथ चलें। यानी कि वो दिल्ली में भी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो दिल्ली में भी चुनाव लड़ेंगे। और जब दिल्ली वो आए थे नीतीश कुमार, तो शायद ये लग रहा था कि आपस में कोई बातचीत होगी, कुछ सीटें दिल्ली में भी नीतीश कुमार को दी जा सकती हैं, क्योंकि नीतीश की पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ती रही है। लेकिन उस पर भी कोई बात बनती हुई नजर नहीं आई। और एक बार अगर हम पिछली कुछ चीजों को खंगालें तो साफ तौर पर पता चलता है कि 1994 में लालू से अलग होकर उन्होंने पार्टी बनाई। उसके बाद 1996 से 2003 तक वो बीजेपी के गठबंधन में रहे। फिर उन्होंने पलटी मारी और 2015 से 17 तक वो लालू प्रसाद यादव के साथ रहे। 2017 से वो 22 में एक बार फिर से उन्होंने पलटी मारी और बीजेपी के पाले में चले गए। 2022 से जनवरी 2024 तक उन्होंने पलटी मारी और एक बार फिर से वो लालू प्रसाद यादव के साथ चले गए, यानी कि वो इंडिया गठबंधन के साथ चले गए। लेकिन जनवरी 2024 में एक बार फिर से उन्होंने पलटी मारी, वो बीजेपी के पाले में चले गए और अब फिर से जनवरी का यही महीना है और इसीलिए इतनी तेज तमाम सियासत होती हुई बिहार की नजर आ रही है, क्योंकि यही वो महीना था जब पिछली बार नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी और यही अब वो महीना है जब नीतीश कुमार ने एक लंबी खामोशी इख्तियार कर ली है। मकर संक्रांति के बाद ये लग रहा है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को ये पता है कि दिल्ली में भी उनके सहयोग से सरकार चल रही है और बिहार में भी बिना नीतीश के बीजेपी कुछ नहीं कर सकती है। और इसीलिए हार्ड बार्गेनिंग करते हुए वो नजर आ रहे हैं। प्रेशर की ये राजनीति नीतीश कुमार की नई नहीं है, इससे पहले भी वो प्रेशर की राजनीति करते रहे हैं। यही वजह है कि 2020 में भी वो उन्होंने उनका जिन सीटों पे वो लड़े थे उनका नंबर लगभग बीजेपी के बराबर ही था। हालांकि वो सिर्फ 46 सीटों पर ही उन्हें जीत हासिल हुई और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 2020 में आरजेडी बनकर उभरी 75 सीटों के साथ और दूसरे नंबर की पार्टी थी बीजेपी 74 सीटों के साथ। और इसके बाद भी आप ये देखिए कि उतना अच्छा प्रदर्शन जेडीयू का 2020 में नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री कौन बना? नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश बीजेपी की मजबूरी थे। लेकिन इस बार जब से अमित शाह ने बयान दिया है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, उसके अलावा जो विजय कुमार सिन्हा जी उनकी तरफ से जो बयान दिया गया उप मुख्यमंत्री की तरफ से कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब बीजेपी की अपनी सरकार बनेगी। और लगातार जिस तरह की बीजेपी की तरफ से इससे पहले भी बयान दिए जाते रहे हैं, नीतीश कुमार को इस साफ तौर पर लग रहा है कि यूज एंड थ्रो की पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए नीतीश कुमार को बिहार का उद्धव ठाकरे बीजेपी बना सकती है, कि उनके नेतृत्व में हो सकता है चुनाव लड़ा जाए लेकिन उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, ऐसा नहीं होने जा रहा है। और इससे आप ये समझिए कि चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, इसके अलावा आप महाराष्ट्र की हाल ही की आप बात कर लीजिए, जिन जिन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है उनको यूज एंड थ्रो की पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए, उनको एक तरह से खारिज करते हुए नए चेहरों को पर्ची से नाम निकाल कर उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। जब वो अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बीजेपी ये कर सकती है तो फिर नीतीश कुमार के साथ क्यों नहीं कर सकती है? नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि ना सिर्फ बिहार में मुख्यमंत्री बल्कि हो सकता है कि उनको पीएम तक बनाया जा सके। आपको याद होगा इंडिया गठबंधन की तरफ से उनके कुछ नेताओं की तरफ से ये ऑफर नीतीश को दिया गया था कि उनको पीएम बनाया जा सकता है अगर नंबर गेम इस तरह से हो जाए कि उनके पास इंडिया गठबंधन के पास 272 का वो जादुई आंकड़ा हो जाए और अगर नीतीश पलटी मारते हैं तो केंद्र की सरकार जो बैसाखियों पर टिकी हुई है वो भी डगमगाने लगेगी। यही वजह है कि बीजेपी पलक पांव जो है वो बिछाए हुए हैं उन्होंने नीतीश कुमार के लिए और नीतीश कुमार को लेकर लगातार ये बयान दिए जा रहे हैं, क्योंकि जो असली खेल था बीजेपी का वो खुलकर सामने आ गया है। जो वो खेल चुनाव के बाद करने जा रही थी वो नीतीश कुमार चुनाव से पहले ही समझ चुके हैं। यही वजह है कि वो चुप हैं और अपनी राजनीतिक रणनीति पूरी तरीके से तय कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण दिन ये बिहार की राजनीति के लिए चल रहे हैं
और उसी पे सोने पे सुहागा आप ये देखिए कि बीपीएससी के छात्र जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं और उसमें चाहे पप्पू यादव हो, कांग्रेस हो और उसमें प्रशांत किशोर जो है उनकी भी किस तरह से एंट्री हो गई है, इस सब ने नीतीश कुमार की टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। उनको ये लग रहा है कि पिछली बार भी उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा था, बीजेपी के साथ वो लड़े थे और बीजेपी का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा रहा था और आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभरी थी। तो क्या उधर जाने में उनको इस बार फायदा है, और फायदा सिर्फ मुख्यमंत्री बने रहने तक नहीं बल्कि क्या केंद्र में भी उनकी पॉसिबिलिटीज उस तरह से बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी तो एक तरह का टोकनिज्म के तौर पर उनको 2 मंत्रालय जेडीयू को दिए गए हैं और उन दोनों ही नेताओं को पूरी तरीके से बीजेपी ने अपने कब्जे में कर लिया है। नीतीश कुमार को यह पता है कि अलग अलग जो उनके एमएलएज हैं या उनके जो एमपीज हैं उनसे बीजेपी डील कर रही है ताकि पार्टी को तोड़कर वो अपना राजनीतिक हित जो है वो साध ले। लेकिन नीतीश कुमार भी राजनीति के कच्चे नहीं बेहद पक्के खिलाड़ी हैं और यही वजह है कि उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से भांप लिया है। यही वजह है कि उनके लिए ये बेस्ट टाइम है, जनवरी का महीना है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि बिहार में अब से कुछ ही दिन में, अब पिछले अगले हफ्ते तक कोई बड़ा खेल होने जा रहा है और उसी को देखते हुए अमित शाह भी बिहार के दौरे पर जा रहे हैं और बीजेपी की टेंशन राज्य से लेकर केंद्र तक बढ़ गई है। और टेंशन ये भी है कि क्या ये जो कहा जा रहा है कि क्या मध्यवर्ती चुनाव की तरफ देश बढ़ रहा है, तो क्या उसके सूत्रधार नीतीश कुमार हो सकते हैं? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। आइए इसी की चर्चा करते हैं, इसी पर बात करते हैं। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट केपी मलिक जी जुड़ गए हैं, लगातार नीतीश के इस मुद्दे पर वो लिखते भी रहे हैं। केपी मलिक जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राहुल लाल जी जुड़ गए हैं। राहुल लाल जी, बहुत स्वागत आपका भी कार्यक्रम में। केपी मलिक जी, शुरुआत में आपसे करूं, ये सब कुछ जो हो रहा है इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या दही चूड़ा खाने पहुंचेंगे लालू के घर नीतीश कुमार? क्या मकर संक्रांति के बाद बड़ा खेल होगा? और उसी को देखते हुए उससे पहले ही अमित शाह बिहार जाने वाले हैं और अगर जाते हैं तो क्या नीतीश उनसे मिलेंगे? देखिए बुशरा, अगर हम पिछले 15 दिनों से बिहार की राजनीति को देखें और बिहार को देखें तो लगातार तमाम उठक पटक चल रही हैं और मैंने तो लगभग 15 दिन पहले ही लिखा था कि बिहार में खेला हो चुका है। खेला होगा नहीं, खेला हो चुका है, उसकी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। और जैसा कि माना जाता है कि बिहार में खरमास के दिन चल रहे हैं, इनमें कोई ऐसी घोषणाएं नहीं होती है। मकर संक्रांति का सनातन में एक पवित्र त्योहार वहां होता है जिसको लोग मानते हैं और उसी पर शुभ सूचनाएं वहां आती रहती है। खासकर राजनीति के हिसाब से ये बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार बिहार का है। तो मकर संक्रांति के बाद या मकर संक्रांति के दिन इस तरह की कुछ घोषणाएं हो सकती हैं और इसमें मैं मान के चलता हूं कि लालू यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस के बीच कोई बड़ी डील इस प्रकार की हो चुकी है। और इस बात की आशंका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कुमार के जब सारे रास्ते बंद हो गए, नीतीश कुमार समझ गए हैं कि वो फंस गए हैं, एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई है और भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके विधायकों को, उनके सांसदों को तोड़ने की रणनीति बना रही है। तो इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लेकर नीतीश कुमार एक संशय की स्थिति में है और इस परिस्थिति से कैसे निकला जाए, इसको कैसे ठीक किया जाए, इसमें वो लगे हुए हैं। तमाम चाहे गोदी मीडिया हो, तमाम चाहे इनके नेता हो, कई बार ऐसी चीजें चलाई गई कि नीतीश कुमार बीमार हैं, वो सोचने की स्थिति में नहीं है, वो कभी पैर छू ले रहे हैं, कभी कुछ कर ले रहे हैं, तो तमाम ये चीजें उनके बारे में चली। लेकिन आप एक हफ्ते से देखेंगे किस प्रकार से वो एक्टिव है। यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं देता हूं, उससे आप समझ जाएंगे कि अगर नीतीश कुमार को दिल्ली में मोदी जी से मिलना था, अमित शाह जी से मिलना था, नड्डा जी से मिलना था, तो वो एक दिन पहले आ सकते थे, जिस दिन स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि थी। वहां उनको प्रधानमंत्री भी मिल जाते, गृह मंत्री भी मिल जाते, भाजपा के अध्यक्ष भी मिल जाते, विपक्ष की सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम लोग मिल जाते। लेकिन वो आए नहीं उस दिन, अगले दिन वो आए और अगले दिन आने के बाद में वो सिर्फ जो है उनकी मुलाकात मनमोहन सिंह के परिवार से और वहां पे जो 2 कांग्रेस के बड़े लीडर थे उनसे उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद वो किसी नेता से दिल्ली में नहीं मिले और सीधा बिहार चले गए।
और ऐसी परिस्थितियों में आप देखते हैं कि जितना मैं नीतीश कुमार को जानता हूं, उनके साथ कई लोग होते हैं, वो अकेले कभी कहीं नहीं जाते। ये पहली बार है कि उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की, कोई ट्वीट इस किसी भी मीटिंग के बारे में नहीं किया, किससे वो मिले उसके फोटो उन्होंने एक्स पे नहीं लगाए। तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं वो बहुत फूक फूक कर चुपचाप कदम रख रहे हैं। जिस दिन वो दिल्ली में आए, उनके दोनों लल्लन सिंह और संजय झा दिल्ली में थे ही नहीं। संजय झा बताते हैं अमेरिका में अपनी बेटी से मिलने गए हुए थे और लल्लन सिंह बनारस में थे। तो ऐसे में आए और मिलके चले गए, तो ये बताता है वो किसी अपनी पार्टी के लोगों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जान चुके हैं कि उनकी पार्टी के भी कई विधायक और कई सांसद, कई मंत्री भाजपा के वकील बने हुए हैं। आपने कई सारे इस प्रकार के बयान सुने होंगे। जब लालू यादव का बयान आता है नीतीश कुमार के बारे में, वो ऑफर देते हैं, तो उस पर या कोई दूसरे बयान आते हैं तो लगातार संजय झा और लल्लन सिंह उसका जवाब देते हैं। नीतीश कुमार चुप्पी मारे रहते हैं। कोई भी बात आती है तो उसका जवाब दूसरे लोग देते हैं, ना कि नीतीश कुमार। तो ये जताता है कि नीतीश कुमार इस बार चुपचाप है, और जब वो जुबान खोलेंगे तो कोई बड़ा ऐलान वो करेंगे। तमाम परिस्थितियां बिहार की आपको दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी इससे बखूबी वाकिफ है। भारतीय जनता पार्टी भी समझ चुकी है कि अब नीतीश को रोका जाना नामुमकिन है। इसीलिए आरिफ मोहम्मद खान को केरल से बुला के बिहार में लगाया गया है और कोशिश की जा रही है कि इनको थोड़ा सा मनाया जाए, इनको थोड़ा सा इस प्रकार से पैचअप किया जाए कि थोड़ा टाइम खिंच जाए। अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अगर 3-4 महीने नीतीश कुमार मान जाए तो भारतीय जनता पार्टी को मेरी नजर में 2 फायदे दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बिहार में थोड़ा और माहौल बन जाएगा और उसके बाद वो अगर नीतीश कुमार कब्जे में नहीं आते तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा के कंट्रोल अपने आप ले लिया जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि अगर थोड़े दिन नीतीश कुमार ठहर जाते हैं तो दिल्ली में उन्हें एक मजबूती बनी रहेगी। नहीं तो नीतीश कुमार के जाने से खाली बिहार ही नहीं, देश की जो सरकार है, जो दिल्ली की सरकार है, उसको सबसे बड़ा खतरा है। और नीतीश कुमार जाएंगे तो अकेले नीतीश कुमार नहीं जाएंगे, मजबूरी हो जाएगी चिराग पासवान की उनके साथ जाना, क्योंकि जिस प्रकार से अमित शाह का अंबेडकर को लेकर बयान आया है, उससे पहले संविधान का मामला है, तो उस पर दलित और पिछड़ा कहीं ना कहीं बहुत आहत है। लगातार जातीय जनगणना की बात बिहार में चल रही है, तो ऐसे में चिराग पासवान को जवाब देना मुश्किल है। और दूसरा यह है कि चिराग पासवान को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने खाली उनकी पार्टी ने उनके परिवार को भी तोड़ा था, और उसी स्थिति में आज वो दोबारा खड़े हुए हैं। मेरे सूत्र मुझे बताते हैं कि उनके 2 सांसदों ने पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री के यहाँ डिनर किया है, तो चिराग पासवान की पार्टी भी टूट सकती है। तो ऐसे में चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के संपर्क में है। नीतीश कुमार, पासवान, चिराग पासवान और लालू यादव की कहीं ना कहीं एक केमिस्ट्री बनी हुई है, और इसी केमिस्ट्री की उन्होंने कांग्रेस के साथ डिस्कशन की है, और उसके बाद नीतीश कुमार ये सारे जो बना रहे हैं, देखते हुए मुझे लगता है कि सारी चीजें तय हो चुकी हैं। उसकी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, और वो घोषणा में देखता हूं कि वो मकर संक्रांति के आसपास कभी हो सकती है। और हो सकता है कि लालू यादव जी को, जिस प्रकार से हमारे यहाँ माना जाता है सनातन धर्म में कि दही बड़ी शुभ मानी जाती है किसी भी अच्छे कार्य की घोषणा करने के लिए, किसी अच्छे काम पे जाने के लिए, लालू यादव उनको दही खिलाएं चम्मच से और नीतीश कुमार घोषणा करें, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, इस तरह की भी संभावनाएं हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें दिखाई देती है, क्योंकि आप देखेंगे जिस प्रकार से लालू यादव ने ऑफर दिया, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने कहा, अगर हम बॉडी लैंग्वेज लालू की या तेजस्वी यादव की देखें, उस प्रकार से वो वार नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार के ऊपर जिस तरह से अभी होना चाहिए। जिस प्रकार से दूसरे लोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से छात्रों का आंदोलन चल रहा है, उसमें पप्पू यादव और प्रशांत किशोर राजनीति कर रहे हैं, तो लालू यादव कहीं ना कहीं तमाशा देख रहे हैं। इसके अलावा बुशरा जी, मैं जो दूसरे एंगल से चीजों को देखता हूं, नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना या ना रहना, नीतीश कुमार का कुछ भी करना या ना करना, लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाता। लालू यादव है कि नीतीश कुमार अगर समाप्त होते हैं, नीतीश कुमार की अगर ये आखिरी पारी सिद्ध होती है, तो आने वाला समय आरजेडी के लिए बहुत अच्छा होगा। और कहीं ना कहीं एक कसक भी तेजस्वी के मन में ये मुझे दिखाई देती है कि तेजस्वी को लगता है कि बार बार चाचा को मनाना पड़ता है, तो चाचा से इस बार निपट ही लिया जाए। चाचा खत्म हो तो फिर हमें चाचा की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जनता पार्टी का मुकाबला बिहार में अगर कोई कर सकता है तो आरजेडी है, और भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज को जान रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी
इस नूरा कुश्ती को बढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी अगर कोई दूसरा स्टेट होता अभी तक तोड़फोड़ कर चुकी होती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अगर तोड़फोड़ करते हैं और मामला कुछ खराब हो जाता है तो दिल्ली की सरकार एकदम से खतरे में आ जाएगी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी बहुत फूक फूक के कदम रख रही है। उसी के तहत आप देखेंगे कि पिछले दिनों जो ईडी और सीबीआई के छापे, इनकम टैक्स के छापे नीतीश कुमार के करीबियों पे चल रहे थे, वो चिराग पासवान के करीबियों पे भी शुरू हो गए। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी पलटी मारते नजर आ रहे हैं। उसी के तहत शिकंजा कसा है भारतीय जनता पार्टी ने। इस तरह की परिस्थितियां मुझे अभी बिहार में दिखाई दे रही है। जी बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं और लगभग बिहार की जो सियासत फिलहाल चल रही है उसके बारे में आपने सब कुछ यहाँ खोल कर रख दिया है। राहुल लाल जी, आप क्या पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि दही चूड़े की उस रस्म के साथ बिहार में कुछ बड़ा खेल होने जा रहा है? क्या नीतीश कुमार इस स्थिति में है? क्योंकि नीतीश कुमार ही वो शख्स है जो इस कंफ्यूजन को दूर कर सकते थे। उन्होंने जवाब न देकर इस पे एक तरह से मोहर ही लगा दी कि कुछ तो चल रहा है, वरना वो एक बार में कहते थे कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे होंगे लालू प्रसाद यादव जो कहते रहे हम किधर भी नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने चुप्पी इख्तियार की, सिर्फ मुस्कुराए। और उसके बाद राजभवन में जिस तरह से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मिले हैं, वो जो मुस्कुराहट, जो एक स्माइल दोनों ने शेयर की है, और जो नीतीश कुमार ने कंधे पर हाथ रखा है तेजस्वी यादव के और वो झुकते हुए तेजस्वी यादव उनके सामने नजर आए हैं। सियासत में तो परसेप्शन ही पूरी की ही सारी राजनीति होती है। बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताती है और वो बहुत सहज एक दूसरे के साथ नजर आ रहे हैं चचा भतीजे। तो क्या ये एक बार फिर से चचा भतीजे की सरकार होने जा रही है? क्या राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है? दूसरा जी, देखिए बिहार एक रास्ते पे चल चुका है। नीतीश कुमार जी की जो चुप्पियां हैं, उन चुप्पियों के बड़े गंभीर और गहन अर्थ हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि वो चाहते तो इस विवाद को त्वरित तौर पे खत्म कर सकते थे और कठोर बयान दे सकते थे, लेकिन उनके तरफ से चुप्पी आई और वो उनकी जब भी चुप्पियां रही है वो मौनम स्वीकारी लक्ष्मण वाली स्थिति रही है। हो सकता है कि जब जिसमें हम लोग परिवर्तन देखेंगे कि होने वाला होगा, मान लीजिए कि सामने परिवर्तन होने वाला है, अगले दिन होने वाला है, तो नीतीश कुमार जी का खंडन भी आएगा उस टाइम पे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, दोनों पार्टियों की तरफ से आएंगे। नीतीश कुमार जी को पहली बार तो अपना मूड नहीं बदलने जा रहे हैं या अपना पाला नहीं बदलने जा रहे हैं। तो पाला बदलने से पहले के जो स्वाभाविक लक्षण बनते हैं, दूसरा जी, एक होता है ना कि जब आंधी तूफान आने वाले होते हैं, दिल्ली एनसीआर में देखिए जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो उसके पहले एक माहौल, एक लक्षण बनता है। बिहार में बिल्कुल उसी प्रकार के तमाम लक्षण जो है बने हुए हैं। वहां पे देखिए पुराने समय में जब उन्होंने पाला बदला था, उसमें हमें अभी भी याद है कि जेपी नड्डा जी बिहार की यात्रा पे गए हुए थे और आराम से वहां पे बीजेपी और नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही थी। तब उसमें भारतीय जनता पार्टी का मुख्य नारा दूसरा जी होता था, कांग्रेस मुक्त भारत को बनाना है। लेकिन दूसरा जी, जब जेपी नड्डा जी पटना पहुंचते हैं, पटना पहुंच के उन्होंने जो उसमें बयान दिया था कि क्षेत्रीय दलों से मुक्त राजनीति बनानी है, और वो बयान जो है कि उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और जो नीतीश कुमार के संबंध में बिगड़ गए थे और फिर नीतीश जी जो है उन्होंने पाला बदल लिया था। इस बार भी देखिए इस बार जेपी नड्डा जी का बयान नहीं है, जेपी नड्डा जी की पार्टी में वो हैसियत भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, हम सभी जानते हैं। अमित शाह जी अगर ये बयान देते हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा वो भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी, ये तो बिल्कुल हम लोगों को महाराष्ट्र वाले स्वर दिखाई दे रहे थे कि एकनाथ शिंदे वहां के मुख्यमंत्री थे और वो खुल के कह रहे थे कि बाद में तय होगा कि कौन बनेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। तो नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे जैसे राजनीति वो कभी नहीं करेंगे कि वन टाइम पासवर्ड की तरह वो यूज होकर निकल जाए। देखिए बिहार के कई आंकड़े अगर हम लोग देखें, नीतीश कुमार अगर लोकसभा चुनाव उनको लड़नी थी, लोकसभा चुनाव के आंकड़े तस्दीक करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बेस्ट रिजल्ट वो ला सकते थे, और वो बेस्ट रिजल्ट 2024 के लोकसभा चुनाव में आ चुका है। ध्यान हो दर्शकों को कि 16 सीटें उन्हें मिली थी, 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी लोकसभा की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 5 सीट हारी, वो भी 12 पे रही, और इनको 16 सीटें मिली थी, 4 लोकसभा की सीटें ये हारे और 12 लोकसभा की सीटें नीतीश कुमार भी जीते। तो लोकसभा चुनाव का बेस्ट प्रदर्शन वो कर चुके हैं। अब बारी बची कि विधानसभा चुनाव की बारी आ रही है। विधानसभा चुनाव को लेके जो तमाम अभी जो आपने शुरुआती भूमिका में जो चीजें रख रहे थे कि जिस तरफ एक इंटरव्यू में पप्पू यादव ने प्रकाश डाला है, बड़ी गंभीर चीजें कही है उन्होंने। देखिए मैं भी मानता हूं कि 2020 के विधानसभा चुनाव को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में जो प्रयोग एकनाथ शिंदे के साथ तो बाद में किया, दूसरा जी बिहार में
उस समय देखिए आपने भी आंकड़े बताए कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सबसे बड़े घटक दल के रूप में हो गई। हालांकि आरजेडी उसके ज्यादा बड़े रूप में थी, लेकिन अगर परंपरागत तौर पर देखें तो जदयू बड़ी भाई के रूप में होती थी और भारतीय जनता पार्टी छोटे भाई के रूप में होती थी। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में एक ऐसी गणित हुई कि चिराग पासवान ने अपने आप को जो है कि हनुमान घोषित कर दिया प्रधानमंत्री जी का, और उन्होंने अपने उम्मीदवार कहां पर घोषित किए थे? जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सीटें थी वहां पर उन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए थे। दूसरा जी, जहां पे जदयू के उम्मीदवार थे वहीं पर उन्होंने वो इलेक्शन लड़े, और इस कारण से जदयू की सीटें घट गई। यानी जदयू की सीटों को घटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का यह पहला प्रयास था। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में जो है प्रशांत किशोर की पूरी यात्रा चल रही है। इस समय प्रशांत किशोर को तमाम फंडिंग किए जा रहे हैं, तमाम तरह की चीजें की जा रही है, और पूरा बिहार और पूरा देश जान रहा है कि आखिर प्रशांत किशोर को इस रूप से फंडिंग कौन कर रहा है। कभी भी वो प्रधानमंत्री की आलोचना कभी नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री के डिग्रियों पर सवाल कभी नहीं करते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोगों के डिग्री के सवाल कभी नहीं करते हैं। लेकिन तेजस्वी की पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है इसके ऊपर वो लगातार प्रकाश डालते हैं। तो बिहार के जो समीकरण है 2020 के राजनीति को भारतीय जनता पार्टी 2025 में किस प्रकार से दोहराना चाह रही है और महाराष्ट्र में किस प्रकार से वो प्रयोग कर चुके हैं, वो हर समय हर चीजें जो अलार्म की तरह बनी हुई है। दूसरा जी, और दिसंबर में केपी मलिक साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, अगर हम लोग उनका वोट बेस भी देखें, वो पहली बार असहज नहीं हुआ है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी में नाम सामने में आ रहा था, चूंकि नीतीश कुमार जी चाहते थे कि सुषमा स्वराज जो है कि मुख्यमंत्री के दावेदारों में आए और अन्य लोग आए 2013 में, लेकिन जब लगा कि भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल तय हो गई और मोदी जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे, 2013 में भी उन्होंने दूरी बनाई थी। उस समय तब जो है कि वो मुख्यमंत्री पद से उन्होंने छोड़ भी दिया था उस समय। तो ये चीजें उनको असहज करती, क्योंकि अगर उनके वोट शेयर को देखें हम लोग, उनके वोट शेयर में मुस्लिम बड़ी संख्या में है, दलित बड़े संख्या में है। वो मुस्लिमों को नाराज नहीं कर सकते। बिहार के राजनीति में दलित और महादलित, दलितों के बीच में उन्होंने डिवीजन किया, महादलित एक अलग सा वर्ग बनाया और उनको बड़ी सुविधाएं, तमाम तरह की चीजें, उनके सशक्तिकरण के प्रयास किए दूसरा जी। लेकिन अमित शाह जी ने अब तक माफी नहीं मांगी है अंबेडकर जी को दिए हुए अपमानजनक बयान के लिए। तो उस राजनीति के साथ अगर वो विधानसभा चुनाव में जाएंगे तो वो तो बड़ा सा वोट शेयर वो खुद ही खो चुके होंगे। अभी बिहार में जो स्थितियां बनी हुई है, बिहार में छात्रों का आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन है, कोई छोटा मोटा सा आंदोलन नहीं चल रहा है दूसरा जी। और वो बिहार के लोगों को पता है कि जिस समय तेजस्वी यादव थे, बिहार पूरे देश के युवाओं के लिए आशा का केंद्र बना हुआ था कि वहां पर परीक्षाएं समय पर हो रही है। उसमें भी बीपीएससी की परीक्षाएं संपन्न हुई तेजस्वी यादव के पीरियड में। उसमें ना तो एक धांधली हुई, ना तो पेपर लीक की कोई घटनाक्रम हुए, और सबों की नियुक्ति हुई निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हुई। वहां पे उनके उत्तर प्रदेश के युवा हो, दूसरे अन्य राज्यों के युवा भी उस भर्ती में शामिल हुए और वो बिहार में भी नौकरी भी कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, जैसे वो सरकार से बाहर होता है और भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार में शामिल होती है, तो बीपीएससी की परीक्षा भी करानी जो है वो पारदर्शीपूर्ण ढंग से कराना मुश्किल हो गया है। नीतीश कुमार जान रहे हैं कि अगर बीजेपी के साथ गए सत्ता में हम लोग, ये तमाम चीजें एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के रूप में आ जाएंगी। तो जो दही चूड़ा का मामला है, देखिए हम लोग जानते हैं कि जो मकर संक्रांति का पर्व है, चूंकि अभी का समय बिहार में शुभ नहीं माना जा रहा है, 14 जनवरी से वो समय शुभ काल माना जाएगा और उसमें वहां के लोक संस्कृति में शामिल है दही चूड़ा खिलाने का मामला। और वो हम लोगों ने देखा है कि जब भी नीतीश कुमार जी पलटी मारते हुए रहे हैं, वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी में भी गए या उस खेमे से इस खेमे में भी आए हैं। ये दही चूड़ा वाला जो पर्व बड़ा उसका महत्व रहा है। तो इसीलिए सबों का कयास लग रहा है कि 14 जनवरी के बाद क्या तेजस्वी और हम लोग देखेंगे नीतीश कुमार को एक साथ दही चूड़ा उनके आवास पे खाते हुए, या फिर लालू और तेजस्वी के आवास पे मुख्यमंत्री को वहां पे आते हुए दही चूड़ा खाते हुए देखेंगे। वो राजनीतिक बदलाव का सबसे बड़ा संकेत होगा। और परिस्थितियां सारी बनी हुई है, नीतीश जी कभी भी वो अपरिपक्व काम कर ही नहीं सकते हैं। और 2025 की शुरुआत की राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन क्या है? केवल बिहार की सरकार को बचाना टेंशन का मामला नहीं है। दूसरा जी, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है 2025 में यह देश मध्यावधि चुनाव की तरफ जा रहा है। ये बिल्कुल वो तस्वीरें दिख रही हैं, क्योंकि बिहार में मैं सही हूं कि केपी मलिक जी के विश्लेषण से मैं सहमत हूं, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, और जिस प्रकार की हलचलें बिहार में मच रही हैं। आपको याद होगा, कल एक लाइन में कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी का बयान होता था बुशरा जी की 4 जून के बाद इंडिया अलायंस गठबंधन नहीं दिखेगा। लेकिन हम लोग अब 2025 में पहुंच चुके हैं। एक जो भारतीय जनता पार्टी की कमी है कि वो एक सांसद अपने तरफ तोड़ के नहीं ला पाए हैं। इंडिया अलायंस अभी भी बिल्कुल अपने मजबूती के साथ 4 जून को जब परिणाम आया था, जो संख्या उनके पास थी,
आज भी सोचे कि 3 जनवरी 2025 को भी वो संख्या बल इंडिया अलायंस के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, और ऐसे में अगर नीतीश कुमार, चिराग पासवान जैसे लोग निकलते हैं तो मध्यावधि चुनाव 2025 केवल बिहारी नहीं, उसके लिए भी देश इंतजार कर रहा है। दूसरा जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है देश इंतजार कर रहा है, ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है। और अगर 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की भी हम बात कर लें बिहार के, क्योंकि ये बताना बेहद महत्वपूर्ण है। बीजेपी ये चाहती है कि जो विधानसभा में उसका प्रदर्शन रहा है, यानी कि बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा है, उसके आधार पर जेडीयू को सीटें दी जाएं। जेडीयू ये चाहती है कि जो उसका लोकसभा में प्रदर्शन रहा है, यानी कि बराबरी का प्रदर्शन रहा है, कम सीटों पे लड़कर भी उसने 12 सीटें, यानी कि एक सीट कम पर लड़ी थी, 12 सीटें मिली। बीजेपी एक सीट ज्यादा पे लड़ी थी, उसकी भी 12 सीटें आई हैं, तो उसका प्रदर्शन यानी कि जेडीयू का ज्यादा अच्छा रहा है। और जेडीयू चाहती है कि लोकसभा चुनाव में जो उसका प्रदर्शन रहा है, उसके हिसाब से उसको सीटें दी जाएं, जो कि बीजेपी किसी भी कीमत पर करने के लिए तैयार नहीं है। और यही सारी लड़ाई है। पिछली बार की अगर हम बात कर ले तो 125 सीटें एनडीए गठबंधन को आई थी और उन्होंने सरकार बनाई थी, लेकिन 110 सीटें वो इंडिया गठबंधन, जो कि महागठबंधन हम कह सकते हैं, उसको मिली थी। और उसमें बेहतरीन प्रदर्शन आरजेडी का रहा था, 75 सीटें आरजेडी की आई थी। सबसे कमजोर कड़ी उसमें साबित हुई थी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस लड़ी थी 70 सीटों पर और सिर्फ 19 सीटें ही वो जीत पाई थी। और ऐसे में तेजस्वी यादव को भी ये लग रहा है, नीतीश कुमार को भी ये लग रहा है कि वो दोनों साथ मिलकर आपस में सत्ता की मलाई खाएंगे भी और बांटेंगे भी। वो किसी कीमत पर ये नहीं चाहते हैं कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनसे बिहार की राजनीति छिटक कर या उनसे छीन कर किसी राष्ट्रीय पार्टी को दे दी जाए। अभी कांग्रेस का संगठन वहां मजबूत नहीं है, तो कांग्रेस उस स्थिति में नजर नहीं आती है। लेकिन बीजेपी, क्योंकि हर साम दाम दंड भेद की सियासत वो करती है, पार्टियों को तोड़ने की, विधायक या किसी सांसदों को तोड़कर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका इस्तेमाल करके वो कुछ भी कर सकती है, तो इसीलिए बीजेपी वो पार्टी हो सकती है। और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगे, क्योंकि स्ट्रगल का एक बड़ा दौर उन लोगों ने देखा है, उस आंदोलन का वो हिस्सा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के पुराने साथी वो रहे हैं, दोनों ने आपस में मिलकर सरकारें बनाई हैं कई बार, और पलटी मारकर कई बार नीतीश कुमार अब तक 5 बार उधर जा चुके हैं। तो जाहिर सी बात है ये तमाम चीजें साफ तौर पर ये दिखा रही हैं कि नीतीश कुमार, चाहे वक्फ बिल हो, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना हो, या फिर जिस तरह से अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया गया है, लोकतंत्र संविधान बचाने को जो लाई है, जातिगत जनगणना हो, आरक्षण हो, इस तमाम मुद्दों पर उनको ये लग रहा है कि जो उनका वोट बैंक है वो उनसे छिटक सकता है। और उससे कहीं ज्यादा अगर विचारों को साइड में भी रख दे तो उनको ये साफ तौर पर ये पता है पूरी तरीके से नीतीश कुमार को कि वो अगले मुख्यमंत्री बीजेपी के साथ लड़कर तो नहीं बनने जा रहे हैं। और ऐसे में क्या फिर केपी मलिक जी, नीतीश कुमार, जाहिर सी बात है इस 15 तारीख के बाद कोई बड़ा फैसला तो वो ले ही सकते हैं, ये तो तमाम पॉसिबिलिटीज नजर ही आ रही हैं। क्या राष्ट्रपति शासन भी वहां पर लग सकता है? क्या अमित शाह का दौरा जो वहां पर हो रहा है उसको किस तरह से देखा जाए? नीतीश मिलते हैं तो भी उसके अलग मायने हैं, और नहीं मिलते हैं तो जाहिर सी बात है फिर तो भूचाल ही भूचाल है। लगभग 10 महीने से शायद कुछ अधिक का टाइम है अभी चुनाव में, तो अभी राष्ट्रपति जीतते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहेगी थोड़े समय को खींचा जाए, और उसके बाद अगर परिस्थितियां ऐसी विकट हो जाती हैं तो कोई बहाना करके वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, जैसे राहुल जी ने कहा, उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए, कि कहीं ना कहीं मध्यावर्ती चुनाव की एक आगाज होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। उसके तमाम कारण हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी बात राहुल जी ने यह कही है कि इंडिया गठबंधन के एक सिंगल एमपी को भी भारतीय जनता पार्टी नहीं तोड़ पाई है, जो जानी जाती है तोड़ फोड़ की राजनीति को करने के लिए। यह बहुत बड़ी बात है, जबकि इनको यह लगता था कि ये कुछ सांसदों को तोड़ सकते हैं। आज परिस्थितियां ये बन गई हैं कि अगर ये नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ भी लेते हैं तब भी कोई फायदा इनको होता नहीं है, क्योंकि जो नीतीश के साथ बचेंगे वो बाहर जाएंगे, और दूसरा जो चिराग पासवान के साथ बचेंगे वो बाहर जाएंगे। इसके अलावा जो बहुत बड़ी चीज है जो अभी निकल के नहीं आ रही है, और कुछ
15 तारीख के बाद वो भी आपके सामने निकल के आएगी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इन लोगों के खिलाफ बिगुल बज चुका है। जो संघ की मानसिकता के सांसद हैं, संघ की मानसिकता के लोग भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से सर संचालक मोहन भागवत को घेरने का काम इन लोगों ने किया है, उससे भी कहीं ना कहीं जो संघ की मानसिकता के लोग हैं, अगर मोदी जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है के बाद, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी गैर हाजिर रह सकते हैं। और मैं ये मान के चलता हूं कम से कम 2 से 3 दर्जन ऐसे सांसद भारतीय जनता पार्टी में हैं जो संघ की मानसिकता के हैं, जो 3 बार 4 बार 5 बार के सांसद हैं और वो सत्ता से दूर बैठे हुए हैं, उनका कोई प्रयोग नहीं हो रहा है, उनकी कहीं कोई चल नहीं रही है, तो वो किस लिए राजनीति कर रहे हैं। और आपने ऐसे ऐसे लोगों को केंद्रीय में मंत्री बनाया हुआ है जिनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, वो अमरेला से आए हैं, उनको 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय आपने दिए हैं। तो इससे भी कई लोग उदास, हताश और निराश भारतीय जनता पार्टी में है। और उसका एक उदाहरण सबसे बड़ा ये है कि भारतीय जनता पार्टी सेशन के दौरान जो हर मंगलवार को संसदीय दल की मीटिंग करती थी, सरकार बनने के बाद आज तक भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की मीटिंग नहीं हुई। तो बाहर से तो भारतीय जनता पार्टी को खतरा है ही, भारतीय जनता पार्टी का जो गुजराती नेटवर्क है उसको खतरा संघ से और भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी लोगों से भी चल रहा है। क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि लगातार अंदर भारतीय जनता पार्टी में और संघ में जिस प्रकार से संजय जोशी को अध्यक्ष बनाने की, वसुंधरा राजे को वापस लाने की, शिवराज चौहान को वापस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की जो कवायद चल रही है, वो हमें बताती है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कुछ सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आपको एक उदाहरण इसके लिए और देखना होगा कि मोहन भागवत कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की क्या आवश्यकता है, लेकिन योगी जी क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और योगी के कंधे पे किसका हाथ है। तो कहीं ना कहीं, और गुजरात लॉबी चाहती है कि योगी को हटाया जाए, लेकिन हटा नहीं पा रहे हैं उसके बावजूद भी। तो कई सारे ट्रायंगल हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी गिरती हुई नजर आ रही है। तो मैं मानता हूं कि 24 से पहले की जो भारतीय जनता पार्टी थी, अब वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी नेटवर्क बचा नहीं है, इसलिए ये खुद कमजोर हो चुके हैं। अभी तीसरा जो सवाल आता है कि मोदी जी 75 साल में एंटर करने वाले हैं, जिस प्रकार इन्होंने दूसरों को एक अनुसरण करने के लिए बाहर किया था, चाहे वो अडवाणी जी हो, चाहे वो जोशी जी हो, कलराज मिश्रा हो, कल्याण सिंह हो, तमाम लोगों को इन्होंने बाहर किया था। तो अब ये खुद बाहर होंगे कि नहीं होंगे, या इनको भी बाहर निकाला जाएगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो आप खुद तो निकलते नहीं, आपको निकाला जाता है। आपने अडवाणी जी को निकाला तो आपको निकालने के लिए कौन आएगा? तो इस तरह का भी उठापटक भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही है। तो इसलिए 2025 में मध्यावर्ती चुनाव को भी देखा जा रहा है कि हो सकता है, लेकिन आरएसएस और भाजपा कभी नहीं चाहेंगे कि मध्यावर्ती चुनाव हो। परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि मोदी अगर हटते हैं, उनकी जगह पे किसी नए व्यक्ति को आगे लाके, और तब कुछ ऐसे सियासी दल हैं जो इनके साथ वापस आ जाए। उसमें एक नीतीश कुमार भी हो सकते हैं, उसमें ममता बनर्जी भी हो सकती है, उसमें बाकी शिवसेना या बाकी जो दूसरी पार्टियां पहले एनडीए में रही हैं वो भी हो सकती है। ये और लेकिन ये थोड़ा सा मैं इसको कमजोर अभी मानता हूं कि इस तरह की परिस्थितियां बनेगी, क्योंकि ये लोग इतनी आसानी से छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर ये जाएंगे तो थाली को तहस नहस करके जाएंगे, इतनी आसानी से चीजें नहीं है। लेकिन इस तरह की चर्चाएं लुटियंस जोन में है, इस तरह की चर्चाएं संघ में है, इस तरह की चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी में है, इसलिए मैंने ये चीज आपके सामने रखी है। वापस लौट के अगर हम बिहार पे आते हैं, बिहार का खेला आपको 15 जनवरी के बाद ही दिखाई दे जाएगा, उसमें बहुत देर नहीं है। लेकिन जो मैंने अभी जिक्र किया है, इसमें हो सकता है आपको कुछ महीनों का इंतजार करना पड़े। जी जी, ज़ाहिर सी बात है। और ऐसे में सवाल यही कि क्योंकि ये सवाल सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रह गया है, जिसकी बात हम बार-बार कर रहे हैं। ये सवाल केंद्र की राजनीति के लिए भी उतना ही ज़रूरी बन चला है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेते हैं, जिसकी तमाम पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी के माथे पर सबसे पहले पसीना आएगा, क्योंकि उनकी सरकार
गिर तो नहीं जाएगी 12 सांसद हटने के बाद, लेकिन वो डगमगा जरूर जाएगी और फिर बाकी जो दल हैं जाहिर सी बात है कि वो भी छटपटाएंगे और उनमें से चाहे हम बात करें अभी शिंदे की भी हम उसमें बात कर सकते हैं, उसमें आरएलडी भी उसमें शामिल हो सकती है और इसी तरह से बिहार की जो दूसरी पार्टी है जिनके 5 सांसद हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज बनती हुई नजर आ रही हैं। राहुल लाल जी, क्या अगर नीतीश कुमार को कोई बड़ा ऑफर दिया जाता है कि भाई आपके 12 इसके अलावा और अगर इसी तरह से सांसद इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि 234-35 के करीब अभी हैं इंडिया गठबंधन के बाद पास, तो क्या आपको लगता है मध्यवर्ती चुनाव या फिर आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ सकता है? क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। लोगों को यकीन इस पर इसलिए नहीं होता है कि उनको लगता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसे ये दो चेहरे हैं जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, सारी संवैधानिक संस्थाएं इनके कंट्रोल में है, चुनाव आयोग इनके कंट्रोल में है, ये किसी भी पार्टी के साथ किसी भी नेता के साथ कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी जेल भेज सकते हैं। तो ऐसे में कोई इतना बड़ा रिस्क क्या लेगा, ये सवाल उठता है। लेकिन क्या इससे कंप्लीटली इनकार किया जा सकता है या पॉसिबिलिटीज आपको लगती हैं कि 2025 नरेंद्र मोदी के लिए सबसे मुश्किल साल होने जा रहा है? बुशरा जी, 2025 मोदी जी के लिए काफी मुश्किल होने जा रहा है। मध्यावधि चुनाव एक संभावना है, लेकिन जो जिस संभावना की तरफ आप इशारा कर रहा है कि कुछ गणितीय आंकड़े इंडिया अलायंस की तरफ आ जाए और नीतीश कुमार वहां पर भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो जाए और इस प्रकार के समीकरण बन जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। 2009 लोकसभा चुनाव के उसमें चुनाव हो चुके थे बुशरा जी, और मैं उसमें पटना में ही वहां पे नीतीश कुमार के आसपास के दफ्तर को ही कवर कर रहा था उस समय 2009 लोकसभा चुनाव के बाद। उस समय भी नीतीश जी प्रधानमंत्री बनने के लिए काफी इच्छुक थे। यानी उस समय तो मनमोहन सिंह जी थे और दूसरे तरफ लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, वो ईरा चल रहा था। तो कहीं न कहीं नीतीश जी की इच्छा थी कि अगर संख्या बल कुछ ऐसा रहेगा कि कांग्रेस की तरफ भी मामला न जाए और मनमोहन सिंह फिर से नहीं बन पाते हैं, और अगर आडवाणी जी के लिए भी जो है कि समर्थन जुटाना मुश्किल हो, तो वो प्रधानमंत्री बनने के लिए उस समय भी उनकी इच्छाएं थी। ये 2009 की बात हो रही है, अब तो हम लोग 2025 में आ चुके हैं। नीतीश जी की देखिए वो उनकी दो ही ख्वाहिश है, या तो वो प्रधानमंत्री के लिए जो स्लोगन्स आपने भूमिका में रखे थे बुशरा जी कि बिहार में बहुत जाना उनको, अब उनके प्रतिभा का प्रयोग देश भी करे, ये इस प्रकार के अलग अलग स्लोगन्स जदयू की तरफ से होते रहते हैं। यानी जनता दल यूनाइटेड ने और नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी कभी छोड़ी नहीं, वो दावेदारी उनकी बनी हुई है। तो वो बिहार के वो बिल्कुल सेफ एग्जिट चाहते हैं कि अगर वो प्रधानमंत्री पद के लिए तरफ उधर आ जाए और बिहार में फिर नीतीश तेजस्वी जो है वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन जाए, तो उन्हें उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब तक वो रास्ता नहीं खुला है तो बिहार में मुख्यमंत्री का पद पूर्णतः सुरक्षित हो, वो राजनीति नीतीश जी करते हुए रहे और काफी सफलता के साथ करते हुए रहे, बिल्कुल टाइमिंग हो, गणित हो, कुछ भी चीज हो। तो इसलिए जो दोनों संभावनाएं हैं वो दोनों में कोई मैं इनकार नहीं कर रहा, और वो चीजें वो प्लानिंग इंडिया अलायंस की तरफ बन रही है गारंटी के साथ। क्योंकि देखिए दर्शकों को मैं वो जरूर कहूंगा जो लाइन मैंने पहले कही थी कि 4 जून 2024 को जो परिणाम आए थे उस आंकड़े पे अभी भी इंडिया अलायंस आज भी खड़ा है। अब और अभी देखिए सदन के भीतर प्रधानमंत्री मोदी जी की स्थिति कैसे कमजोर हुई है, वो हम लोगों ने शीतकालीन सत्र में ही देखा। 1 नेशन 1 इलेक्शन के ऊपर वोटिंग भी हुआ, तो वो उस वोटिंग में हम लोग को 293 का जो आंकड़ा इंडिया अलायंस का दिखना चाहिए था, 293 के आंकड़े, वो आंकड़े दूसरा जो नहीं दिखे हम लोगों को। शायद संभवतः 268 वगैरह का कुछ आंकड़ा था उस समय जो हमें अभी ध्यान में आ रहा है। तो कहीं कहीं लोग अभी भी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने व्हिप जारी किया था, व्हिप जारी करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सांसद अनुपस्थित रहे। तो क्या हम लोग अगर जब मोदी जी फुल फॉर्म में होते थे, हम लोगों ने कभी ऐसी अनुशासनहीनता की कोई घटनाक्रम हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में देखी? और ये तो भी हम लोग केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी खेमे में भी देखिए, ये तो तय बात है कि बीजेपी कहीं कहीं इस समय जदयू को तोड़ने की कोशिश कर रही है, और यह भी तय बात है कि बिहार में जो बीजेपी है वो भी एकजुट नहीं है, उसके भीतर भी कई सारे धड़े हैं दूसरा जी इस समय जो असंतुष्ट है कि उनको सरकार में जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो भागीदारी नहीं मिली है वो। और दूसरी चीज की बिहार के चुनावी राजनीति में जातिगत जनगणना केंद्रीय राजनीति में बाद में आया। सबसे पहले जातिगत जनगणना नीतीश कुमार जी ने करवा भी लिया था, वो जातिगत जनगणना कराया, उसके आधार पर उन्होंने आरक्षण के कैप को बढ़ाया भी। उनका मांग क्या था कि उस बढ़े हुए आरक्षण कैप को 9वीं अनुसूची में केंद्र सरकार शामिल करे।
केंद्र सरकार ने अब तक उसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया, वो कोर्ट में वो मामला टिकने वाला नहीं है फिर। और ना तो केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना के ऊपर कोई रुख स्पष्ट किया है। तो अलग अलग कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड या नीतीश कुमार जी और मोदी जी के बीच के जो मतभेद है वो गहरे हैं। और उस मतभेद के बीच में ऐसा कोई प्लान बन गया कि नीतीश जी अगर उनके प्रधानमंत्री बनने की कहानी हो तो फिर उस प्लान के ऊपर कोई रोक नहीं लगा सकता। तो इसलिए मध्यावधि चुनाव या सत्ता परिवर्तन तमाम संभावनाएं 2025 में खुली हुई है। और बीजेपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन डगर की स्थिति है। ये तो नीतीश कुमार दिल्ली आए और दिल्ली में बिना मिले हुए मोदी जी से, अमित शाह से मिले हुए चले गए, जब केंद्रीय पूरे देश के मीडिया में ये हलचल चल रही है कि वो छोड़ने वाले हैं, जाने वाले हैं। इसके पहले बिहार में इन्वेस्टर समिट हो रहा था, उससे भी नीतीश जी ने अपने आप को बिहार घोषित कर दिया था दूसरा जी। और वो उन्होंने बिहार में होने वाले उस इन्वेस्टर समिट से भी उन्होंने दूरी बना के रखी। तो ये जो तमाम तरह की चीजें चल रही है वो बिल्कुल डंके के चोट पे चल रही है। और वो पूरी खाई जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच में हम लोगों को दिखाई भी दे रही है दूसरा जी। बिल्कुल, वो साफ तौर पे दिख रही है। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा भी नहीं मिला है। जो लगातार ये कहा जा रहा था कि जब समर्थन दिया था कि केंद्र में कि हम इसलिए भी साथ में हैं और विशेष राज्य का दर्जा, तो वो तमाम चीजें जिसको लेकर ये कहा गया था कि वो बीजेपी के साथ गए, उनमें से कोई भी चीज नहीं हुई है और कोई भी चीज और कोई भी मुद्दा हल होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि आखिर किस मुंह से वो जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि बीपीएससी का मुद्दा वो कितना बड़ा आंदोलन होता हुआ नजर आ रहा है। बेरोजगारी चरम पर है। पुल जिस तरह से गिरे थे बारिश के मौसम में, वो सब हमने देखा। एक के बाद एक पुल ढहते गए, वो भी हमने देखा है। और इसी तरह से जो पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, जो जरूरी मुद्दे हैं जनता के, वो भी मुंह खड़े हैं। केंद्र की एंटी इनकम्बेंसी भी और राज्य की भी है। ऐसे में नीतीश कुमार कोई सेफ जोन तलाश रहे हैं कि अपनी आखिरी पारी वो बाइज्जत खेल सके और एक सेफ जोन उनको मिल जाए जहां पर उनकी इज्जत भी बची रहे। और इसीलिए ये तमाम चीजें कही जा रही हैं कि नीतीश कुमार इस खर मास में कभी भी पलटी मार सकते हैं और पूरी की पूरी बिसात बिछ चुकी है, खेल हो चुका है, ऐलान होना बाकी है। बहुत शुक्रिया राहुल लाल जी और केपी मलिक जी, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।